आज का जो हमारा सेमिनार है वो सेक्शन 111 पे है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट के ऊपर। तो इस हवाले से सेक्शन तो आप सब लोगों ने पढ़ा भी है और हमारी लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जितनी हिट्स मैक्सिमम 90% लगती हैं और 111 पर लगती हैं। जो डिपार्टमेंट इन्वोक कर रहा है इस सेक्शन को हमारी नोटिस में, उसमें 90% वो जो नोटिस आ रहे हैं वो उसमें जो प्रॉपर इन्वोकेशन नहीं की गई वो इलीगल है, जिसकी वजह से वो कोर्ट्स में जाके जो है ना वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, हिट बैक हो जाते हैं। तो आज के हमारे इसके ऊपर की नोट स्पीकर हैं चेयरमैन टैक्सेशन लॉ एजुकेशन कमेटी के हैं राना मोहम्मद आसिफ साहब से। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए आप स्टेज पर तशरीफ इधर माइक पर तशरीफ ले आएँ और क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला सेशन के लास्ट में किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप नोट डाउन कर लें, लास्ट में जो है ना वो उस सेगमेंट को क्वेश्चन आंसर को किया जाएगा। थैंक यू। एक हदीस पाक के साथ शुरू करते हैं लेक्चर को इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। हदीस पाक ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला 3 बंदों को देख के मुस्कुराता है। सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 3 खुशकिस्मत लोग कौन हैं जिनको रब ताला देख के मुस्कुराता है? तो आपने फरमाया कि पहला बंदा वो है जो कि सख्त सर्दियों के दिन हो और वो सुबह सुबह अपने बिस्तर को छोड़ के ठंडे पानी से वज़ू करे और तहज्जुद के टाइम क़याम में खड़ा हो जाए। दूसरा आपने फरमाया कि वो बंदा जो है जो कि जब जमात शुरू होने लगे तो वो सफ़े सीधी करवा रहा हो और उसमें ही मशगूल हो। और तीसरा बंदा वो है जो कि जहाद के लिए निकले, उसको पता भी है कि मैंने शहीद हो जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्लाह की राह में निकल पड़े तो रब ताला इन 3 बंदों को देख के मुस्कुराता है। बाकायदा आगाज़ करने से पहले सबसे पहले जो बेसिकली ये जो सेक्शन है 111, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। इसको समझने से पहले, क्योंकि ये शुरू ही हो रहा है अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स के साथ, तो सबसे पहले इनकम की डेफिनेशन को हम देखते हैं जो कि सेक्शन 2 में दी गई है 29 में। तो स्लाइड नंबर ज़रा निकालिएगा इनकम की डेफिनेशन का। अच्छा, इसकी इनकम की डेफिनेशन को अगर आप देखें तो ये शुरू हो रही है इंक्लूड्स के साथ। इट मीन्स कि इट इज़ इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर डिक्शनरी मीनिंग इसके अदर हैं, लेकिन लेजिस्लेटर जो है इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहा है, उसके पास एक डिवाइस है, एक टूल है, एक डिमिंग करने का एक टूल है कि वो उसमें ये फर्दर चीज़ें ऐड कर रहा है अपनी मर्ज़ी से, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग हो या ना हो वो उसमें ऐड कर रहा है। जैसे एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इसका मतलब ये है कि ये वो अमाउंट है जो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर चार्ज होनी है। जैसे कि आपके चार्जिंग सेक्शंस है 5। इसके अलावा जो है एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स 148, 150। अच्छा, ये जो पहले नहीं था, ये डेफिनेशंस को बेसिकली जब इंक्लूड्स होता है तो वाइडन किया जाता है, उसके स्कोप को इनलार्ज किया जाता है, उसको मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। अब ये डिडक्शन कलेक्शन ऑफ टैक्स तो बेसिकली ग्रॉस रिसीट्स के ऊपर होती है, ये इनकम तो नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ डिमिंग हो गई है कि ये भी आपकी इनकम है, यहाँ डिमिंग कर ली गई है कि ये भी आपकी इनकम है, ये आपकी इनकम की डेफिनेशन में शामिल है। बेसिकली जो लाही कॉटन की जजमेंट थी 1997 PDD 1555, उसमें ये कॉन्सेप्ट जो था डिमिंग का अप्रूव्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब वो लेजिस्लेटर उसी टूल को लेके, अगर लेजिस्लेटर के पास यार्डस्टिक कोड कोई नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनेंस में अगर वो 5 सेक्शंस के ऊपर रिलाई करता है तो बाकी जो है अगर एसेट जो है वो आपकी इनकम नहीं है, लेकिन आप एसेट कंसील करते हैं तो इट मीन्स किसी ना किसी इनकम से आपने उसको डेवलप किया है, उसको क्रिएट किया है, उसको ख़रीदा है, इसी का एक्सपेंडिचर भी आपकी इनकम नहीं है। तो लेजिस्लेटर के पास टूल और कोई नहीं है ना कि वो इसको यूटिलाइज़ करे इस यार्डस्टिक को। उसके बाद आगे देखें तो एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, वो कह रहा है कि इस ऑर्डिनेंस में यहाँ डिमिंग फिर हो रही है, यहाँ डिमिंग हो रही है ट्रीटेड। अच्छा, ये मिस्टर ली ने लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन जो राइटर है। पहले जो ऑर्डिनेंस था रिपील्ड, उसमें डीम्ड का वर्ड यूज़ होता था, यहाँ शेल बी ट्रीटेड का वर्ड यूज़ हो रहा है तकरीबन मोस्टली 80% ऑर्डिनेंस में। और ये ट्रीटेड का मतलब यही है कि डीमिंग की जा रही है कि इसके अलावा कोई भी ऐसी इनकम
जो कि होगी वो ट्रीट कर ली जाएगी, डीम्ड कर ली जाएगी और चार्जेबल हो जाएगी, चार्जिंग प्रीवियन में वो फॉल कर जाएगी। जैसे 111 जो है वो भी डिमिंग करके किया गया है कि डिमिंग के साथ उसको रिलेट किया गया है। इसके अलावा एनी लॉस ऑफ इनकम, अब लॉस ऑफ इनकम जो है, लॉस जो है वो बेसिकली आपकी इनकम नहीं होती, लेकिन यहाँ फिर डिमिंग की गई है कि आपकी जो है लॉसेस भी आपकी इनकम है। ये इनकम की डेफिनेशन के बाद जो है नेक्स्ट जो है वो कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। स्लाइड नंबर, ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली ही इसको जो है वो इन्होंने इंसर्ट किया है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम 2021 के मेरा हाल फाइनेंस एक्ट में इसको इन्होंने इंसर्ट किया। अब ये जो कंसीलमेंट है इसको उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया, ये भी इंक्लूड से शुरू हो रही है, ये भी इंक्लूडिंग मीन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसको इनलार्ज किया है, इसको इनलार्ज किया है, इसको वाइडन किया गया इसके स्कोप को, कि जैसे ए जो है क्लॉज सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट लायबल टू टैक्स इन होल और इन पार्ट, फेलियर टू डिस्क्लोज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। एक तो इसको लाया गया है कि अगर आपकी रिसीट जो है वो होल या पार्ट में अगर आपने उसको सप्रेस किया या आपने उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया तो ये भी आपकी कंसीलमेंट में आएगी। फिर आपने कोई डिडक्शंस और एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इंकर्ड, आपने अपने कोई एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम कर लिए, एक्सेसिव क्लेम कर लिए जो कि आपने एक्चुअली इंकर्ड ही नहीं किए, या क्लेम कर लिया आपने इंकर्ड ही नहीं किए, तो वो भी आपकी कंसीलमेंट में आएंगे। इसके अलावा जो 111 की जो क्लॉजेज है A B C D, वो जो तीनों क्लॉज, चारों क्लॉजेज अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, वो चारों भी इसी डेफिनेशन में आ रहे हैं। उसके बाद क्लेमिंग करना एनी इनकम और रिसीट एज एग्जाम्प्ट विच इज़ अदरवाइज टैक्सेबल, आपने कोई एग्जाम्प्ट इनकम क्लेम कर दी है जो कि इन रियलिटी में एक्चुअली टैक्सेबल थी अंडर द लॉ, तो ये भी आपकी कंसीलमेंट में आई। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नन ऑफ द अफोर मेंशन्ड एक्ट्स वुड कॉन्स्टिट्यूट कंसीलमेंट ऑफ इनकम। वो कह रहा है कि ये इनकम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होंगे ऊपर वाले फैक्ट अनलेस ये डिपार्टमेंट, अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आर्टिकल 117 है कानून शहादत ऑर्डिनेंस का, ये महकमे के ऊपर चला गया, डिपार्टमेंट के ऊपर, कि जब तक वो साबित ना कर ले कि टैक्स पेयर हैज़ नोइंगली एंड विलफुली कमिटेड दीज एक्ट्स, कि टैक्स पेयर ने नोइंगली जानते हुए या डेलिबरेटली ये एक्ट्स कमिट किए हैं, जब तक डिपार्टमेंट ये प्रूफ ना कर दे तो ये ऊपर वाली जो कंसीलमेंट है ये एक्टिव नहीं होगी, ऑपरेटिव नहीं होगी। मीनिंग देयर बाय मीन्स कि ये यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर आ गया। तो नोइंगली जो है ये भी एक वाइड इस्तेलाह है कि अगर नोइंगली की तरफ जाता है डिपार्टमेंट तो नोइंगली मीन के जो टैक्स पेयर है उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज था इस चीज़ का, उसकी जो माइंड जो था उसको पहले ही क्लियर था कि मैं कंसीलमेंट करने जा रहा हूँ। फैकल्टी ऑफ माइंड, उसकी जो ओपन माइंड, उसकी सारी रैशनैलिटी उसने यूज़ करके ये नोइंगली जो एक्ट किया है। तो ये वाला, और दूसरा विलफुली, ये डेलिब्रेशन में आता है। तो ये दो डेफिनेशन जो थी इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद स्लाइड नंबर जरा आगे आई, ये यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अवियन और अवॉइडेंस ऑफ टैक्स में क्या फ़र्क है। अवियन जो बेसिकली आपकी एक क्राइम है, अगर आप अवियन करेंगे तो क्राइम है, उसके अगेंस्ट आपके पेनल्टी लगेगी, डिफ़ॉल्ट से चार्ज लगेगा, प्रोसिक्यूशन जो है इनिशिएट होगी। तो अवियन जो है इट इज़ नॉट अलाउड अंडर द लॉ, इट इज़ फुली क्राइम, ये क्राइम की में आता है, तो ये अलाउड नहीं है। हाँ, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइडेंस ऑफ टैक्स क्या है, वो ये है कि आपके पास लीगल मोड्स हैं, आपको लॉ ने लीगल मोड्स दिए हुए हैं, अगर विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ लीगल मोड्स, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1992 PDD 954, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप लीगल मोड्स को यूज़ करें, चाहे इवन देन उससे आपकी टैक्स रिडक्शन भी होती है, आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस भी होती है, लेकिन वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कंफर्म किया है। उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको कुछ आप चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने प्रूडेंस यूज़ की है, आपने एडवाइजेबिलिटी यूज़ की है, या आपने बिजनेस प्रैक्टिस यूज़ की है, तो ये एक आपका राइट है, आपको विद इन दी टेरिटरी स्टैट्यूटरी जो है उसमें रह के आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। तो इसके बाद जो है आगे ये डीमिंग प्रोविजंस को तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आगे चलेंगे स्लाइड नंबर 8 के ऊपर। डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग प्रोविजंस एंड मशीनरी प्रोविजंस। चार्जिंग प्रोविजंस होती हैं बेसिकली, ये डिपार्टमेंट ने टैक्स चार्ज करना होता है, तो ये होल्ड हुआ है सुपीरियर कोर्ट्स ने कि इसको आपने जो है वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है
वो स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। आपने उसको बाकायदा उसको देख के, समझ के, उसके फैक्ट्स को देख के, लॉ को देख के फिर आपने इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये चार्जिंग जो 111 है ये भी चार्जिंग सेक्शन में ही आ रहा है, तो इसको भी ये चार्जिंग प्रोविजन के मुताबिक कंस्ट्रूड होनी चाहिए। जबकि अगर आप मशीनरी प्रोविजंस को देखें तो वो उसको लिबरली जो है वो कंस्ट्रूड होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो तीसरा एक और है जो एग्जाम्पशन है, उसमें एग्जाम्पशन जो है उसमें अगर वो क्लेमेंट जो है जो अगर क्लेम कर रहा है तो एग्जाम्पशन जो होती है उसमें अगर 2 ओपिनियंस आ जाए तो वो फॉल करती है इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि एग्जाम्पशन जो है जो क्लेमेंट इस्तेमाल कर रहा है अपने यूज़ में लाना चाह रहा है तो वो डिपार्टमेंट ने इसको देखना है। ये कोर्ट्स ने कहा है कि स्ट्रिक्टली इसको कंक्लूड करें इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट, स्टेट के फेवर में आप इसको कंक्लूड करें। 8 नंबर का स्लाइड निकाल। डीमिंग प्रोविजन डिस्कस हो गया, इसको आगे। हाँ जी, अब 111 को शुरू करने से पहले इसको मेरी जो अपनी जो रिसर्च मैंने इसके ऊपर की है 111 के ऊपर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 111 जो है इससे पहले 122 है। 122 जो है फाइनेंस एक्ट 2020 ने 122(5) को चेंज कर दिया है। अब 122(5) की अमेंडमेंट होनी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट और ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन। तो जब तक 122 की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, 111 की कंडीशन से फुलफिल करनी है, लेकिन 122 की कंडीशंस जो है वो फर्स्ट है कि पहले डेफिनेट इंफॉर्मेशन होगी तो फिर ही आप इसको इन्वोक करेंगे ना। डेफिनेट इंफॉर्मेशन से पहले जो है ये देखिए, अगर ये 4 क्लासेस है, अगर ये 4 क्लासेस के बारे में ये शुरू ही हो रहा है वेयर। अब वेयर का मतलब जो है कि अगर ये कमिश्नर के पास इसकी इंफॉर्मेशन आती है चारों चीज़ों की, या एक की, या 2 की, या 3 की, तो उसने इन्वोक करना है। तो इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई। अब इंफॉर्मेशन आने के बाद उसने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना है, इस इंफॉर्मेशन को डेफिनेट बनाना है। उसके लिए उसको डेफिनेट बनाने के लिए मटीरियल एविडेंस चाहिए, उसको कंक्रीट एविडेंस चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन चाहिए। वो करने के बाद अगर उसके इन हैंड में ये आ जाती हैं चीज़ें, तो तीसरा स्टेप जो है वो कमिश्नर का साहब का ये होगा कि जनाब ये जहाँ लिखा हुआ ना कि ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, तो वो नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद जो है वो टैक्स पेयर से वो रिप्लाई लेगा। अगर टैक्स पेयर रिप्लाई नहीं देता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट देगा, दोबारा उसको रिमाइंडर डालेगा। अगर वो फिर भी नहीं देता तो वो फिर उसको इस सेक्शन में वो इसको डेफिनेट के ज़िम्मे में लाने की कोशिश करेगा, जो उसके इन हैंड में जो चीज़ें हैं। और दूसरा बात, अगर वो दे देता है, अगर रिप्लाई दे देता है, तो वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो फिर ये है कि कमिश्नर साहब को ये साबित करना पड़ेगा कि ये रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, उसकी रिबटल देनी पड़ेगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे लोन मिला है, मुझे एडवांसेस आए कस्टमर से, मुझे कोई किसी हद से नेचर ऑफ एंड सोर्स आई है मुझे, तो अगर कमिश्नर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द टैक्स पेयर, तो फिर उसके पास 2 चीज़ें हैं, एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन है। सब्जेक्टिव ओपिनियन ये होती है कि या तो वो उसमें रिसर्च कर ले, इन्वेस्टिगेशन कर ले, वेरीफाई कर ले, मेहनत कर ले, अगर नहीं करता तो वो अपने पास से पर्सनली वो अज्यूम कर लेगा कि ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मौजूद है और वो उसको टैक्स कर जाएगा। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। और सब्जेक्टिव जो ओपिनियन होती है वो हमेशा वेरी करती है। एक जब दूसरे बंदे के पास जाएगी तो वो फ़ौरन इससे स्ट्राइक आउट होगा कि ये ओपिनियन गलत है, तीसरे बंदे के पास जाएगी वो भी कहेगा गलत है। उसको चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच ले। ऑब्जेक्टिव अप्रोच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि वो जो उसके पास एविडेंस आया है उस एविडेंस को कंक्रीट बनाए, उसको क्रेडिबल बनाए और उसको देखे कि क्या ये वाकई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में आता है। क्योंकि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और उसके बारे में नो नीड ऑफ एनी वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोब, इंक्वायरी
किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए, ये हेल्ड हो चुका हुआ है, ऑलरेडी होल्ड हो चुका हुआ है। तो ये उसके स्टेप्स हैं कि वो उसको नोटिस दे, उसका रिप्लाई दे, रिबटल दे और उसको बताए कि ये है, पूरी अपॉर्चुनिटी दे। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि भी टैक्स पेयर को आर्टिकल 10A की वायलेशन हो जाएगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वायलेशन हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो जो है नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो है उसकी वायलेशन हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेप्स जो है उसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को लेने चाहिए बिफोर इन्वोकिंग दिस सेक्शन। अब एक ही तरफ आते हैं तो एक क्लॉज जो है एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जो पर्सन का बुक्स ऑफ अकाउंट है वो तो वाइड है, उसमें लेजर भी आती है, कैश बुक भी आती है, बैंक स्टेटमेंट वो भी, उसके लेजर भी बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बुक्स में किसी किस्म की कोई कैश क्रेडिट एंट्री पड़ी हुई है, कैश पड़ी हुई है, क्रेडिट नॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए जो चेक्स है वो नहीं है या पे ऑर्डर वो नहीं है, वो तो वेरीफाई हो जाएंगे। जो कैश पड़ा हुआ है और उसको आपने साबित करना है कि ये जो कैश है कि ये मेरा कैश जो है वो उसका नेचर और सोर्स ऑफ बताना है कि मैंने ये कहाँ से हासिल किया है और मुझे ये कैसे किस तरह आया है। तो ये अगर आप उसको बता देते हैं तो फिर 111A जो है वो आपके ऊपर इन्वोक नहीं होता। अगर नहीं बताते तो फिर वो उसको इन्वोक कर लेगा। फिर उसके अलावा ये केस लॉ नीचे अगर आप देखें तो ये 2020 PTT है, इसमें डिपार्टमेंट का रेफरेंस था। इसमें एक लोन लिया गया जो कि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको पता बैंक के पास देनी पड़ती है, वो दी। तो उन्होंने महकमे ने 111A का एडिशन कर दिया कि जनाब ये आपने ये लोन ये कैश आपके पास क्रेडिट हुआ हुआ बैंक। तो उसके बाद जो है वो ये होल्ड ये हुआ है इसमें कि ये जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट होती है ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ज़िम्मे में नहीं आती, लिहाजा 111 जो है इसमें डिलीट किया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड जो है पी क्रेडिट टू बी टैक्स्ड। तो ये ट्रिब्यूनल की काफ़ी इसमें जजमेंट्स हैं कि अगर 111A जो है अगर आपके पास कैश जो है वो आ जाता है तो जो बैंक में एंट्रीज़ हैं कैश की तो उसको आपने सारा नहीं ऐड कर लेना, उसमें जो मैक्सिमम या जो पीक एंट्री है ना, मिसाल है कि 2 लाख की है 5 लाख की, जो सबसे बड़ी एंट्री है उसको आपने टैक्स करना है। लेकिन टैक्स करने से पहले अपॉर्चुनिटी देनी है, ऑफर्स करनी है कि आप एक्सप्लेन करें अपना नेचर एंड सोर्स ऑफ इनकम कि आपने इसको कहाँ से क्रिएट किया है, ये कहाँ से आपके पास पैसे आए हैं। तो ये पीक क्रेडिट के आगे चले जी। अब 111B ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ और डी ये दो इंपॉर्टेंट है, बी और डी में ही नोटिस आते हैं और बी और डी में ही ज़्यादा एडिशन होते हैं। ये जो बी है ये पर्सन हैज़ मेड एनी इन्वेस्टमेंट और इज़ द ओनर ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल आर्टिकल। अब इन्वेस्टमेंट तो बड़ी वाइड है, वो किसी भी जगह पे हो सकती है कि प्रॉपर्टी भी खरीदी जा सकती है, गाड़ी भी खरीदी जा सकती है, शेयर्स भी खरीदे जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो बड़ी वाइड है। इसके अलावा जो है ओनर ऑफ एनी मनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओनर ऑफ एनी मनी। अगर आपके बैंक में क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यू आर ओनर ऑफ मनी, आपके पास मनी मौजूद है। इसके अलावा जो है वैल्यूएबल आर्टिकल या आपके कैश में वो पड़ा हुआ है, वेल्थ स्टेटमेंट में कैश इन हैंड पड़ा हुआ है तो ये भी मनी है। तो ये वैल्यूएबल आर्टिकल जो है ये जो है जो एंटीक चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू हाई प्राइस की होती हैं वो वैल्यूएबल आर्टिकल्स में आती है। जैसे कोई पेंटिंग हो, एंटीक चीज़ें हो, वॉच हो या कोई इस तरह की कुछ चीज़ें हो तो वो उसमें वैल्यूएबल आर्टिकल के ज़िम्मे में आती है। अब 111 ये बी जो है ये होल्ड हो गया हुआ है कि जो नॉन रेजिडेंट हैं उनके ऊपर 111B जो है ये अप्लाई नहीं होना। ये लोअर हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, ट्राइब्यूनल की भी जजमेंट है। नेक्स्ट जी, उसके बाद जो है 111B जो है बेसिकली पैरामीट्रिया है 111AA रिपील्ड ऑर्डिनेंस का। ये सिमिलर जो है वो प्रोविजन है, इक्वल प्रोविजन है। यहाँ भी यही कहा गया है कि आपने इसको इन्वोक करने से पहले, ये ट्राइब्यूनल की जजमेंट है कि आपने ये इस्टेब्लिश करना है कि ये इन्वेस्टमेंट आपने साबित करनी है कि ये फाउंड है ऑनर ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल आर्टिकल का। ये इस्टेब्लिश किए बगैर आपने उसका एडिशन नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है जहाँ आपने एसेट जो है, नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट स्लाइड ये है एसेट जो आपने अगर लीज के ऊपर लिए हुए हैं तो वहाँ भी 111B जो है नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इवेंचुअलिटी की बात हो रही है यहाँ कि अगर आपने
वो जो क्लॉजेज हैं उसको राइटली इन्वोक नहीं किया। राइटली मिसाल ए लगाना था, लगा आपने सी लगाना था, आपने डी लगा दिया। तो ये ट्राइब्यूनल की जजमेंट्स है कि वो जो उसने इन्वोक करनी है क्लॉजेज जो है वो राइटली इन्वोक करे। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ गई हुई है इसके बारे में, मिस कोटिंग और नॉन कोटिंग के आ गई हुई जजमेंट्स के अगर वो सेक्शन या सब सेक्शन नहीं भी लिखता, लेकिन अगर उसका जो शोकाज का नोटिस है वो वेरी क्लियर है, वो बता रहा है उसकी बॉडी ऑफ द शोकाज नोटिस कि वो गाड़ी या इन्वेस्टमेंट या जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड करने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस टैक्स पेयर को उसने बता दिया है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो इसमें फिर मिस कोटिंग नॉन कोटिंग की वो जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रेजुडिस तो है नहीं, वो उसने आपको बता दिया, आपने उसका रिप्लाई देना था। तो ये जो है वो जजमेंट्स है। उसके बाद जो है ये जजमेंट बड़ी, नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ वेरी 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 डेंजरस। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वेरी डेंजरस, ये मैं आपको बता दूँ, इसको ज़रा समझ लें ये क्या है। इसमें मेरे पास टाइम नहीं था कि वो मैं उसको नीचे लिखता, उसको क्रैक्स निकलता। अब इस जजमेंट में हुआ क्या है कि टैक्स पेयर ने 2013 में पहली मरतबा अपनी रिटर्न फाइल की और उसमें उसने यानी कि 6.4 मिलियन जो है वो अपनी वेल्थ शो कर दी पहली मरतबा 13 में, और 12 में उसने उठा ली 6 मिलियन की वेल्थ। अब नोटिस आ गया 111B का कि बताइए जनाब ये 60 लाख रुपया पहले आपके पास कहाँ से आया। टैक्स पेयर ने प्ली ली 111(2) क्लास 1 रोमन 1, उसकी उसने प्ली ली। उसने कहा जनाब आपने मुझे टैक्स करना है तो आप मुझे जिस ईयर की आप इनकम मुझे कंसील करने जा रहे हैं टैक्स ईयर की, उसी इनकम में मुझे आप उसी साल में मुझे ऐड करें ना, एडिशन करें मेरा जिस साल की मेरी इनकम कंसील हो रही है। 13 का आपने मुझे नोटिस दिया है तो 13 के ही मुझे आप टैक्स लगाए ना, आप मुझे 12 की वेल्थ को क्यों पकड़ के टैक्स लगाना चाह रहे हैं। तो उसने उसका 111(2) और 1 का सहारा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है, ये टैक्स पेयर की जो थी वो पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि जनाब आपने वो ऑफर एक्सप्लेनेशन नेचर एंड सोर्स ऑफ इनकम बताया ही नहीं है आपने, लिहाजा ये जो एडिशन जो है, ये जो ओपनिंग वेल्थ का एडिशन है यानी कि पिछले साल का, इट इज़ राइटली इन्वोक्ड, ये सही इन्वोक्ड किया गया है क्योंकि आपने उसका नेचर एंड सोर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन बताया नहीं। क्योंकि लॉ को एज अ होल पढ़ना है, लॉ को एज अ होल पढ़ना है, आपने उस प्रोविजन को पकड़ के नहीं पढ़ लेना। तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। तो लॉ को आपने एज अ होल पढ़ना है। तो इसलिए ये अब नोटिस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो मैंने भी देखे हैं कि वो ओपनिंग वेल्थ जो किसी ने डाली होती है ना 30 लाख रुपया, तो वो सबसे पहले पकड़ते हैं भाई 30 लाख रुपये का बताओ कहाँ से आया। ये बड़े नोटिस आए हैं मेरा ख्याल है महकमे की तरफ से। तो बी केयरफुल, इसमें ज़रा आप ज़रा देख के, जब तक आपके पास एविडेंस ना हो, जो कंप्लीट एविडेंस ना हो, जो जिसको आप आगे बता सकते हैं कि मैंने यहाँ से ये ली है चीज़, उस वक्त तक उसको काइंडली उसको क्लेम ना करें, उसको डिक्लेयर ना करें। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये डिपार्टमेंट का ही रेफरेंस था लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें ये ट्राइब्यूनल ने इसको डिसाइड किया है। ट्राइब्यूनल ने ये डिसाइड किया है कि अगर आप ये कहते हैं कि इसकी बैंक स्टेटमेंट में ये क्रेडिट एंट्रीज़ हैं, तो उसने तो एक्सप्लेन कर दी सारी क्रेडिट एंट्रीज़। उसने कहा कि मुझे पैसे मुझे प्रीसीडिंग ईयर के कस्टमर से आए, इसके अलावा मेरे इंटर बैंक ट्रांसफ़र थे, रिवर्सल एंट्रीज थी, चेक डिसऑनर्ड थे, तो ये तो सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो लिहाजा 111B का एडिशन नहीं होगा, तो रेफरेंस जो था डिपार्टमेंट का वो डिसमिस हो गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये भी जजमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है 111B के मुताबिक। ये जो है ये भी डिपार्टमेंट का रेफरेंस है 2020 PDD 968। इसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है। इसमें जो ट्राइब्यूनल ने जो व्यू लिया था, हाई कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया है। हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल ने ये कहा था कि अगर आप क्लोजिंग बैलेंस को पकड़ लिया आपने, तो क्लोजिंग बैलेंस को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, ट्राइब्यूनल ने ये कहा कि आप उससे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मंगाएं, अगर वो इंडिविजुअल या मतलब जिसे आप नॉन काउंट केस कहते हैं, या बैलेंस शीट मंगवाएं, उससे बैलेंस शीट मंगवाएं। फिर अपार्ट फ्रॉम कैपिटल
कैपिटल को छोड़ के आप देखें कि उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी डिक्लेयर की हुई है, क्रेडिटर्स हैं या कि एनी अदर लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को आपने सिक्योरिटाइज करना है, आपने उसको वेरीफाई करना है। अगर वो लायबिलिटी ठीक है तो फिर एडिशन तो नहीं होगा। अगर वो लायबिलिटी अनएक्सप्लेन्ड है, वो क्रेडिटर आपने फिक्टिशियस डाले हुए हैं, खुद सो कॉल्ड है, तो फिर वो एडिशन जो है वो कन्फर्म्ड हो जाएगा। तो लिहाजा इस केस में जो है वो जो है लोअर हाई कोर्ट ने वो ये इस जो है जो डिपार्टमेंट का जो व्यू था, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, उसको कंफर्म किया, इंडोर्स किया। तो ये जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 111B में आप इसको भी देखिए कि आप जो है बैंक बैलेंस या क्रेडिट एंट्रीज को सारी ना पकड़ें, आप उसका बैंक बैलेंस देख लें ना कि वो अगर क्रेडिट एंट्रीज हैं तो उसके बैंक बैलेंस में एंड पे क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। ये तो नहीं है कि वो सारे के सारे पैसे अगर निकाल के ले जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डेबिट हो गए पैसे। तो उसकी डेबिट जो बैंक क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप पकड़ें, उधर से देखें कि उसकी बैलेंस शीट में क्या जो है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें ये हुआ, ये भी डिपार्टमेंट ने की है, सॉरी मैं लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट कह रहा है, लाहौर हाई कोर्ट की डिपार्टमेंट ने ही रेफरेंस फाइल किया था। इसमें हुआ क्या कि टैक्स पेयर ने बेनामी अकाउंट खोल लिया अपने किसी मुलाजिम के नाम पे, अपने किसी बेनामी अकाउंट खोल के उसमें पैसे जमा कराता रहा, तो वो बेनामी अकाउंट पकड़ा गया। तो फिर हाई कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि ये जो बेनामी अकाउंट की जो है मनी जो है ये ऑनर ऑफ मनी है टैक्स पेयर, ये बेनामी इसने फ्रॉड करने के लिए, कंसील करने के लिए अपनी इनकम को खोला हुआ है। तो लिहाजा इधर भी एडिशन जो है कि वो कन्फर्म हो गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है 111C जो है वो मैं तो देखता हूँ कि कामयाब इन्वोक होता है। जब 79 का ऑर्डिनेंस था तो उस वक्त जो था ये 111C जो वो पर्सनल एक्सपेंडिचर के ऊपर काफ़ी इन्वोक होता था। अब ये इसका स्कोप जो है वो एनी एक्सपेंडिचर से ये शुरू हो रहा है, ये इसका स्कोप वाइड है, इसमें पर्सनल भी है, बिजनेस भी है। अगर बिजनेस एक्सपेंडिचर की बात करें तो आपने कोई ऐसे एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिए हैं जो कंसीलमेंट ऑफ इनकम की डेफिनेशन में आए थे ना, कि आपने जो डिडक्शन क्लेम कर लिए या कोई एक्सपेंडिचर क्लेम कर दिया जो कि एक्चुअली आपने इंकर्ड किया ही नहीं। तो अगर आपने उसको क्लेम कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्सपेंडिचर की सप्रेशन की है, आपने सप्रेशन कह रहे हो, आपने एक्सेस क्लेम कर लिया एक्सपेंडिचर। तो वो एक्सपेंडिचर जो आपने एक्सेस क्लेम किए हैं इसका मतलब उससे आपका नेट प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके ऊपर एक जो जजमेंट जो है वो मैंने कोट की है, ये जो है 111C के ऊपर, ये भी जो रिसेंटली वो ट्राइब्यूनल में ये वो एनेक्चर एफ को पकड़ लेते थे ना, आपके एनेक्चर एफ को पकड़ के कहते हैं कि जनाब आपका इनकम टैक्स रिटर्न के साथ स्टॉक मैच नहीं कर रहा। तो फिर वो ट्राइब्यूनल ने होल्ड किया कि उसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, वो तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, उसमें वो इन्वेंट्रीज भी हैं, ओपनिंग भी है, रॉ मटेरियल भी है, FOH भी है, फिर फिनिश गुड्स भी है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो वो कैसे उसके साथ वो कोरिलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है वो बेसिकली इनका इंस्टांस ये था महकमे का कि ये एक्सेस परचेजेज हुई हैं, ये परचेजेज जो हैं एक्सेस है और आपने एक्सेस परचेजेज की हुई हैं। तो इस वजह से उन्होंने उसको जो है कोरिलेट करके उसको एनेक्चर एफ की मदद से उसको एडिशन करने की कोशिश की। ये भी 111C में ही फॉल करता है। अब ये जो आगे जो है 111D, ये मुझे नहीं समझ लगी, ये खुरम भट्ट साहब मुझे बताएंगे कि ये यहाँ जो है ये यहाँ क्या कर रहा है ये 111D। उसकी वजह ये है कि ये फ्रीवलस मैं ये फ्रीवलस कहूँगा, वेरी सॉरी, कि ये यहाँ क्या कर रहा है 111। उसकी वजह पता क्या है को, इसके लिए मुझे फिर 79 का ऑर्डिनेंस भी पढ़ना पड़ा थोड़ा सा। 79 का ऑर्डिनेंस में होता ये था कि ये उधर मौजूद नहीं थी 111D। वहाँ अगर सेल्स की सप्रेशन होती थी ना तो वो क्या करते थे, वो ट्रेडिंग एडिशन कर जाते थे, यानी कि सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते थे और ट्रेडिंग एडिशन GP का एडिशन कर जाते थे कि ये ट्रेडिंग एडिशन हो गया अकॉर्डिंग टू जो सेक्टोरियल रेशोज थी, 20% है, 25% है, 30% है, ये उधर एडिशन कर जाते थे। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ देखिए मेरा एक क्वेश्चन है आप सब लोगों से, देखिए मैंने कंसील्ड की सेल, मैंने सप्रेस कर ली सेल, और भाई मेरी ये कंसीलमेंट तो ज़रूर है, लेकिन मुझे आपने इसको डायरेक्ट टैक्सेशन में तो नहीं लाना, ये तो इसके अगेंस्ट जो है वो सारे कॉस्ट ऑफ सेल लेस होनी है, एक्सपेंडिचर लेस होने हैं। तो ये जो है ये अब मसला ये है कि उसके बाद जो मुझे बाद में भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हुई है कि लेजिस्लेटर के पास और सेक्शन ही कोई नहीं है कि वो उसको कहाँ हिट करे। अगर आपकी सप्रेशन ऑफ सेल्स है तो वो क्या सेक्शन 18 में ले जाएगा,
हाँ, यहाँ ज़रा गौर तलब कर ले ज़रा। सेक्शन 18 जो है ना, उसका एक क्लास पढ़े। उसकी एक क्लास में लिखा हुआ है कि टैक्स आपको चार्ज होना है प्रॉफिट और गेंस के ऊपर, प्रॉफिट और गेंस के ऊपर। तो प्रॉफिट और गेन कैसे निकलना है? वो निकलना सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। आगे 20 पढ़े, सेक्शन 20, सेक्शन 20 पढ़े तो सेक्शन 20 में ये लिखा हुआ है कि डिडक्शन अलाउड है, डिमिजिबल डिडक्शन अलाउड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गेन में से या प्रॉफिट में से डिडक्शन भी आपने लेस कर दिए। तो वो सारे लेस करने के बाद फिर ही चार्जेबल टू टैक्स होगा ना, फिर ही नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। तो इसके लिए जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 2023 PDD 435, ये आगे कीजिएगा स्लाइड ज़रा थोड़ी सी। ये जजमेंट आई है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि आप इसको कैसे टैक्स कर सकते हैं। ये अगर उसको सारी की सारी सेल आपकी इनकम कैसे हो सकती है, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ सेल लेस करें और इसके अलावा जो है उसमें वो एक्सपेंसेस अलाउ करें, फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर उसको टैक्स करें। तो इसके अलावा जो है आगे से स्लाइड करें, ये 18(1)(a) का मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। 20 का, हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है, वो है 177(2)(a), ये इंसर्ट हुआ है फिनांस एक्ट 2020 में। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देते, जब आप कंप्लीट मुकम्मल नहीं दिए, इनकम्प्लीट दे दिए, आधे छोड़ दिए। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि फिर आपने सेक्टोरियल रेशो की जो बेंचमार्क रेट है ना, उसको अप्लाई कर देना। मिसाल आपने देखना है कि ये बिज़नेस है, इसका रेट जो है ये लग रहा है, ये रेशो है, फिर रेशो भी दे दी कि प्रॉफिट GP रेशो लगा दे या नेट प्रॉफिट रेशो लगा दे या फाइनेंशियल रेशो जितनी भी है, लिक्विड रेशो है, वो सारी लगा के उसके ऊपर उसको टैक्स करे। तो इसका मतलब ये है कि ये भी मौजूद है आपके पास, तो इसको भी हमने देखना है। उसके बाद जो है D के बाद जो है ये D में नहीं आना, ये आपने रॉन्गली टाइप हो गया। ये तो उसकी है 111 की, जब 4 है ना, 4 आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला, वो जो है क्या नाम इसको बोलते हैं, फॉरेन रेमिटेंस वाला, ये उसमें आना है। आगे चले, ये एग्जाम्पशन वाला छोड़ के आगे चले, ये रॉन्गली टाइप, ये भी जजमेंट होगी है। आगे चले, ये D जो है, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है केस। अब ये काफ़ी अर्से तक ये क्वेश्चन आता रहा कि ये जो परचेजेज है, क्या ये भी 111D में फॉल करनी है, क्या इसको भी आपने टैक्स करना है? तो सिंध हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जो मैंने पढ़ी है, वो बड़ी बेहतरीन जजमेंट है। उसमें ये होल्ड किया है कि परचेजेस जो है वो आपकी इनकम जो है नहीं हो सकती। उसकी वजह है, परचेजेस के लिए आपको फाइनेंस कोई भी कर सकता है, बैंक कर सकता है, किसी से आप लोन ले सकते हैं पर्सनल। इसके अलावा परचेजेस वाले माल को जब आपने बेचना है तो ज़रूरी तो नहीं कि प्रॉफिट हो, वो लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए परचेजेस आपकी इस कैटेगरी में, इसमें नहीं फॉल करती 111D में। और ये सिंध हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, पेशावर हाई कोर्ट की भी जजमेंट है और ट्रिब्यूनल की भी 2013 की भी जजमेंट आई थी। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये 111D में लिखा ही नहीं हुआ। वहाँ तो वर्ड है प्रोडक्शन का। आप प्रोडक्शन में और परचेजेस में कैसे फ़र्क करेंगे? ये भाट साहब बैठे हुए हमारे पास, नदीम भाट साहब। प्रोडक्शन और परचेजेस में जो मुझे समझ लगती है वो ये फ़र्क है कि प्रोडक्शन में तीनों एलिमेंट आ जाते हैं। आपका जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया वो भी आ जाता है। इसके अलावा जो है रॉ मटेरियल के साथ जो आपकी डायरेक्ट लेबर है वो भी आ जाती है इसमें। प्रोडक्शन हुई है ना, बनी है ना ये चीज़ें। फिर FOH आ जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड आए थे। तो ये 3 एलिमेंट जब बनते हैं तो फिर आपकी प्रोडक्शन तैयार होती है। तो प्रोडक्शन जो है उसकी समझ आती है। अगर लेकिन डबल जेबर्डी तो नहीं ना होगी कि प्रोडक्शन भी आप ऐड कर दो, सेल भी आप ऐड कर दो। प्रोडक्शन करेंगे या सेल करेंगे, दोनों में से एक करेंगे, नहीं तो आर्टिकल 13 की वायलेशन हो जाएगी, आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आपने डबल जेबर्डी, इसको डबल पनिशमेंट दे दी। और सेक्शन 73 है कि आप डबल इनकम को टैक्स नहीं कर सकते, ना ही डबल एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। तो ये 73 की वो सेक्शन की वायलेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि परचेजेस जो है वो आपके उस ज़िम्मे में नहीं आती, यहाँ से वो आउट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाँ, अब ये मैंने आगे एक्सप्लेन करने की शुरू में कोशिश की थी कि ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन। अगर वो टैक्स पेयर जो है, अब एक्सप्लेन तो वो उसी वक्त ही करेगा ना जब आप उसको मौका देंगे, जब आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि शो काज नोटिस ज़रूरी है 111 का।
ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब ये है कि आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, उससे पूछेंगे, उसको कोई नोटिस देंगे 111 का कि मैं ये एडिशन करने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 122 से पहले 111 ज़रूरी है। इसमें वो लिखा हुआ है कि आपने एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देता तो वो अपने आप बैठे बैठे सोते सोते ही एक्सप्लेनेशन देगा। आप उसको कोई कन्फ्रंट कराएंगे, आप उसको कोई बताएंगे कि यू आर गोइंग टू मेकिंग कंसीलमेंट, आप कोई कंसीलमेंट करने जा रहे हो, तो देन उसके ये इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपॉर्चुनिटी आपने देनी है और वो नोटिस आपने उसको देना है और उसको एक्सप्लेन करेगा। उसके बाद जो है ये ABC जो है, ये असल में जो ABC क्लॉज है ना, उन्होंने ये कह दिया है कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगी। ए जो है बुक्स ऑफ एनी अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बी जो है इन्वेस्टमेंट है या वैल्यूएबल आर्टिकल है, तीसरा जो एक्सपेंडिचर है। इन तीनों को उसने कहा कि यहाँ ऐड होना है, चौथे को उसने कहा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस से ऐड होना है। अब ज़बरदस्त बात यह है कि चौथे को कह रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से ऐड होना है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस तो रेड विद 18 के साथ होता है और उसके साथ सारी डिडक्शन से वो पड़ी जाती है। तो ये जो है ये यहाँ राइटली प्लेस नहीं है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, उसके बाद वो एग्रीकल्चरल इनकम का आ गया है कि अगर आपने प्रोविंशियली अगर आपने कोई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेड किया है तो उसको आपने वर्क बैक करके अपनी इनकम बनानी है। ये साबित करने के लिए कि आपने ये ऊपर जो क्लेम की है तीन चीज़ों का जिक्र कर रहा है, तीनों चीज़ें जो क्लेम की है ABC में, तो वो आपने यहाँ से की है। तो अगर आप नहीं उसको बताते, आपने टैक्स प्रोविंशियल नहीं पे किया हुआ, तो फिर वो एड बैक कर देगा। भी है कि वो जजमेंट मेरे से मिस होगी लिखते हुए, इसमें बीच में वो स्किप भी होगी मेरे माइंड से। वो जजमेंट ट्राइब्यूनल की है, वो मैं इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं दे दूँगा। तो वो ट्राइब्यूनल के तो प्रोसीडिंग हो रही थी, हेयरिंग हो रही थी, तो टैक्स पेयर को पूछा कि जनाब ये आपने पे नहीं किया तो ये तो राइटली इन्वोक हुआ। उसने कहा मैं अभी पे कर देता हूँ, उसने कहा मैं अभी पे कर देता हूँ। उसने पे कर दिया 2-3 दिनों में, तो वो पे कर दिया। तो प्रोसीडिंग ड्रॉप करने के लिए कहा मेंबर साहब ने, तो DR साहब ने ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि इसकी पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट से चार्ज कहाँ गया। तो फिर ये होल्ड किया ट्राइब्यूनल ने कि पेनल्टी डिफ़ॉल्ट से चार्ज तो फेडरल की डोमेन ही नहीं है, ये तो प्रोविंशियल की डोमेन है, उन्होंने लगाना है इसको पेनल्टी और सरचार्ज, आपने नहीं लगाना। तो ये वो जजमेंट जो है वो स्किप हो गया अनफॉर्चुनेटली, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। उसके बाद जो है 111(2), अच्छा 111(1) में फ़र्क क्या है दोनों में, 111 में और 2 में। 111 में वो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था कि ये मेरे पास चीज़ें आ गई सारी, नोटिस भी दे दिया मैंने, एक्सप्लेनेशन भी दे दी। अब वो एडिशन की बात कर रहा है कि ये आपकी चार्जेबल टू इनकम में ऐड होना है। जो उसकी सब क्लास 1 है, क्लास 1 है इसकी, उसमें ये लिखा हुआ है कि इफ़ द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग इन द टैक्स ईयर टू विच सच अमाउंट रिलेट्स, यानी कि जिस टैक्स ईयर में ये अमाउंट रिलेट करेगी उसी में ऐड होनी है। और शर्त यह है कि वो पाकिस्तानी सोर्स इनकम हो और पाकिस्तान में इनकम हो, तीनों चीज़ें ऊपर वाली ABC, D का जिक्र नहीं है। कौन सी D तो है ही नहीं है, ABC अगर ये पाकिस्तान से ही कमाई है आपने और पाकिस्तान में ही ख़रीदी है तो फिर उसी साल में टैक्स होगी जिस साल में ख़रीदी है। अच्छा आगे चले, आगे जो है ये बात कर रहा है कि ये वो इनकम, ये वो एसेट है तीनों ऊपर वाले जो आपने बाहर के मुल्क से ख़रीदे, बाहर के मुल्क में ख़रीदे, वो बाहर की आमदन से ख़रीदे हैं, पाकिस्तान से नहीं ख़रीदे। तो फिर वो कह रहा है कि उसका टैक्सेशन का तरीकाकार क्या होगा, उसका टैक्स थोड़ा सा नीचे कीजिएगा उसका टैक्सेशन का तरीकाकार ये बताया उसने कि वो इमीडिएट ऊपर कीजिएगा, उसमें वो सब सेक्शन ये क्लास 2 देखिएगा। उसने कहा कि इन दी टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग दी टैक्स ईयर इन विच द, ये तीनों चीज़ें मैं बार बार नहीं पढ़ रहा, टाइम ज़ाया होगा। इन दी टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग दी टैक्स ईयर, वो जो तीनों ABC है। अगर आपने कोई ख़रीद लिया है फॉरेन एसेट और बाहर के मुल्क से पैसों से, तो अगर 2018 में ख़रीदा है, डिस्कवर हुआ है, डिपार्टमेंट ने डिस्कवर किया है, तो वो उसकी पिछले साल में असेसमेंट करेगा, उसकी एडिशन करेगा। 2018 या 19 वाली जो डिस्कवरी है उसका एडिशन कब होगा, 2018 में होगा। तो ये उन्होंने इधर बता दिया है। लेकिन इसके बाद नीचे जो है वो ये अमेंडमेंट होगी थी उसके बाद कि ये डिस्कवरी कौन से साल की होगी, नीचे कीजिएगा ज़रा और नीचे कीजिए, हाँ इससे यहाँ रुकिएगा। यहाँ वो कह रहा है कि रिजेक्ट का वर्ड है एक, A shall not be rejected on the basis that the source does not relate to the tax year in which the amount chargeable to tax is to be included। एक वो कह रहा है कि ये रिजेक्ट नहीं की जाएगी कि अगर आप 19 वाला एडिशन 18 में कर रहे हैं तो आप 19 का ही
उससे सोर्स मांगेंगे ना। 18 तो वैसे एक उन्होंने एक डिमिंग कर दी है कि उसके पिछले साल में एडिशन होगा, लेकिन सोर्स है अगर वो 19 का देता है जिस साल में उसने एक्वायर किया है तो उसी साल का आपने सोर्स एक्सेप्ट करना है। अगर वो वैलिड है तो उसको आपने रिजेक्ट नहीं करना। तो ये 111 जो है ये एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद जो है ये एक ऐड हुआ है 2A 111 ये जो है पहले भी मैं हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ रहा था, वो भी स्किप हो गया अनफॉर्चुनेटली, वो भी मेरे से स्किप हो गई है। वो भी लोअर हाई कोर्ट ने आज से 10-15 साल पहले ये होल्ड कर दिया हुआ है पहले ही कि ये जो कमिश्नर जिस ईयर में शो काज नोटिस इशू करेगा वही साल डिस्कवरी का होगा, वही साल आपका को क्या होगा डिस्कवरी का, और उससे पिछले साल वो एडिशन करेगा। तो ये उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया। ये पहले भी थी, अमेंडमेंट हो गई थी, मिट हो गई थी, फिर अब ये दोबारा आ गई है कि जो जिस साल में वो शो काज देगा उसी साल में वो एडिशन जो है वो डिस्कवरी होगी उस साल की। उसके बाद जो है 111(3) है। अब 111(3) में थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो मैं थोड़ा सा अपने जेन के मुताबिक इख्तलाफ कर रहा हूँ कि वो कह रहा है कि डिक्लेयर्ड कॉस्ट अंडर असेस है। अब अभी तक तो ये जजमेंट अभी कोई नहीं, पहले तो 79 जो था वो बड़ा ज़्यादा वो रिफाइन हो गया हुआ था, लॉ क्लियर था, जजमेंट्स बड़ी आ गई थी। अब ये कह रहा है कि अंडर वैल्यू है, डिक्लेयर्ड आपने की है। आप अंडर वैल्यू में तीन चीज़ें आ रही कि क्या DC रेट के मुताबिक अंडर वैल्यू है, या FBR रेट के मुताबिक अंडर वैल्यू है, या आपकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू के मुताबिक अंडर वैल्यू है। ये कौन सी अंडर वैल्यू है? तो यहाँ क्वेश्चन फिर आ जाएगा। अब फिर मैंने 68 का सबसेक्शन 4 पढ़ा 68 का फेयर मार्केट वैल्यू का। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो शुरू नॉट विद स्टैंडिंग के साथ हो रहा है। फेयर मार्केट वैल्यू शुरू हो रहा है नोट विद स्टैंडिंग के साथ कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो FBR का रेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सबसेक्शन 4 है 68 का वो सुपरसीडिंग इफेक्ट रखता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। तो वो अभी हो सकता है कि कोर्ट बाद में इसको डिसाइड करे कि ये FBR रेट प्रिवेल करेगा। बाकी तो FBR ही 2016 का जब आया था अमेंडमेंट एक्ट, तो वो मुझे याद है अच्छी तरह के पहले, अब वो बात लेंथी हो जाएगी कि वो उसको पहले स्टेट बैंक को वैल्यूड बना दिया, उसको वैल्यूएशन का इख्तियार दे दिया, फिर उसके बाद जो है कमिश्नर को इख्तियार दे दिया। तो फिर उन्होंने जब ये देखा ये तो लिटिगेशन का पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये FBR को 2016 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, मेरा 3rd है कि 2nd है, उसमें फिर FBR को ये पावर दे दी थी कि आपने वैल्यूएशन करनी है। तो FBR आपको पता है तड़ातड़ वो टेबल शो दे देता है, वैल्यूएशन टेबल जो है FBR रेट्स के। तो वो 2016 से ये हैर क्रम शुरू हुआ था, तो वो अभी तक चल रहा है। तो FBR की रेट, मेरा तो ख्याल है FBR का रेट ही है, लेकिन अभी वो डिस्प्यूट है। उसके बाद में अभी जो कोर्ट्स के डिसीजन आएंगे तो वो उसके बाद भी पता चलेगा। उसके बाद जो है सबसेक्शन 4, अच्छा ये देखिए ज़रा, ये सबसेक्शन 4 ही शुरू हो रहा है कि सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई। इसका मतलब ये है कि वो जो 4 चीज़ें हैं ना, वहाँ से इम्यूनिटी दे दी है आपको, 4 चीज़ों से आपको एग्जाम्पशन दे दी है, एक्सेप्शन दे दी, क्रिएट कर दी है कि ये वो चार अप्लाई नहीं होंगे आपके ऊपर, चाहे आपको कोई भी बंदा पैसे भेज दे बाहर से, लेकिन उसकी 4 कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। उसकी क्या पूरी होनी चाहिए? 4 कंडीशनें। पहली कंडीशन ये है कि वो पैसे फॉरेन एक्सचेंज में आए, फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आए। दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल आए। तीसरी कंडीशन उसकी ये है कि पाक रुपी में वो कन्वर्ट हो स्केड्यूल बैंक के ज़रिए, जो स्टेट बैंक से मतलब जो पैनल पे है। उसके बाद 4th वन है कि जो बैंक जो है एक्सचेंज रेट या सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट दे, जिसको अब आजकल PRC बोल रहे हैं, वो PRC उसको दे। तो ये 4 कंडीशनें पूरी होंगी तो फिर सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा। सबसेक्शन 1 से आपको बड़ी ज़िम्मा है आप, लेकिन अब लिमिट उन्होंने 5 मिलियन की कर दी है, पहले तो अनलिमिटेड थी। लेकिन अगर आप इसके अलावा जो है पैसे आ जाते हैं तो उसको साबित करना पड़ जाता है, तो वो फिर क्वेश्चन आंसरिंग में होगा। तो वो अभी आप उसको छोड़ देते हैं, उसमें आप क्वेश्चन पूछें, भाट साहब बैठे हुए, नजीम भाट साहब बैठे हुए, वो बताएंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं भी अगर हुआ मैं भी आपको साथ बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बड़े एडिशन हो रहे हैं कि अगर इसके अलावा पैसे आते हैं तो फिर उसका क्या डोमेन है। और ये नीचे जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये भी ऐड कर दिए हैं। ये इसकी भी थोड़ी सी स्टोरी सुन लें, थोड़ी सी, अगर टाइम अगर ज़्यादा ना लग गया तो मैं बता देता हूँ जो मेरे जहन में है कि ये सियालकोट का एक केस था जो FTO के पास गया था, जिसमें ये पैसे आए हुए थे फ़ौरन इसके ज़रिए, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए। तो उन्होंने FTO ने ये कहा था कि ये भी आपकी फ़ौरन रेमिटेंस है। FTO ने स्टेट बैंक को लेटर लिख दिया
कि जनाब इसको एक्सप्लेन करें। स्टेट बैंक ने इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है 1992 का, और स्टेट बैंक के रेगुलेशन रूल्स एक्ट है, एक्सचेंज रूल्स है 1947 के, उसके मुताबिक उसने इसको रिस्पॉन्ड कर दिया FTO को। FTO को जब रिस्पॉन्ड कर दिया तो FTO ने टैक्स पेयर के फेवर में फैसला दे दिया। डिपार्टमेंट जो है प्रेसिडेंट के पास चला गया। FTO के बाद प्रेसिडेंट जाते हैं ना, प्रेसिडेंट के पास चले गए, तो प्रेसिडेंट ने भी रिजेक्ट कर दी डिपार्टमेंट की। उसके बाद डिपार्टमेंट को फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया, फिर स्टेट बैंक को लेटर लिखा जिसका रिप्लाई आया उसके पास जो है डिपार्टमेंट के पास, और स्टेट बैंक ने फिर इसको कन्विंस कर दिया डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट ने फिर सर्कुलर नंबर 5 दिया था 2022 का, सर्कुलर नंबर 5 2022 का दिया था, जिसमें उसने इनको भी ऐड कर दिया। अब लिटिगेशन फिर शुरू होगी। वो सर्कुलर नंबर 5 तो आ गया, लेकिन ये बाइंडिंग तो सिर्फ 214 सेक्शन के मुताबिक डिपार्टमेंट के ऊपर है। 214 जो सेक्शन है उसके मुताबिक जो है ये डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है। कुजाए जुडिशियल जो फोरम है ना, जैसे कमिश्नर अपील साहब है या अपीलेट ट्राइब्यूनल है या जो भी आगे कोर्ट से बड़ी तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है ये वाली अथॉरिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्कुलर के बाद जो है फिर इसको लेजिस्लेटर ने इसमें इंसर्ट कर दिया, इसको लॉ का पार्ट एंड पार्सल बना दिया। बल्कि उस सर्कुलर में तो ये भी कह दिया था उस सर्कुलर में कि जितनी पेंडिंग लिटिगेशन है ना वो भी ख़त्म कर दी जाए और आगे जो मज़ीद शुरू ना की जाए। तो वो भी सर्कुलर इफेक्टिव रहा था, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था। अब तो अब ये लॉ का हिस्सा बन गया हुआ, तो इसके मुताबिक ही अब चलना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक बात का मुझे जिक्र कर देता हूँ कि एक बंदा बाहर से सैलरी कमा रहा है, अगर वो बाहर से सैलरी कमा के पैसे अपने अकाउंट में भेजता है तो यहाँ जो है उसकी हम वेल्थ स्टेटमेंट में वो क्लेम कर लेते हैं। ये भी मैं केसेस बड़े मैं देख रहा हूँ कि वेल्थ स्टेटमेंट में फॉरेन रेमिटेंस क्लेम कर देते हैं, और जब वेल्थ स्टेटमेंट में फॉरेन रेमिटेंस क्लेम होती है वो कहता है भाई वो लाओ चारे कंडीशनें पूरी करो। वो चारे कंडीशनें पूरी नहीं होती, वो एडिशन हो जाती। उसका सही हाल ये है कि आप 51 सेक्शन है उसका सब सेक्शन 2 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर के मुल्क में जॉब करने जाता है तो उस दौरान जो वो पैसे पाकिस्तान में भेजता है तो वो एग्जाम्प्ट है, वो पाकिस्तान में उसका टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट है। तो आप उसको एग्जाम्प्ट सैलरी में क्लेम कर लें रादर देन आप उसको वेल्थ स्टेटमेंट में फॉरेन रेमिटेंस में क्लेम करेंगे तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, क्योंकि बैंक कभी भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ये 4A जो है 4A ये था कि ये जो एक्सपोर्टर थे, ये एक्सपोर्टर जो अगर इम्प्यूटेबल इनकम से अपनी एक्सेस क्लेम करना चाहते हैं, अपनी इनकम इम्प्यूटेबल इनकम से अगर वो ज़्यादा क्लेम करना चाहते हैं तो ये साबित करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा वाली इनकम जो कोरिलेट करती है जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ के साथ, ये जो इनकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसकी नेक्सेस होने चाहिए कि आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ के साथ कोरिलेट कर रही है, उसका कोई मतलब जो है उसका साथ कोई रब्त है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको अगर आपने एक्सेस क्लेम करनी है तो फिर भट्ट साहब से फिर आपने ऑडिटेड बैलेंस शीट लेके देनी है, जो कि नदीम भट्ट साहब उसको टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसकी बैलेंस शीट लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद जो है 4A के बाद जो है ये 1115 जो है ये तो बोर्ड के पास आपको पता है 237 में पावर है कि वो रूल मेकिंग करता है, रूल मेकिंग की पावर है। उसके बाद जो है ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं सेपरेट नोटिस की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो जो 3 ऊपर वाली बातें हैं ना, बल्कि चारों का जिक्र हो गया, इसमें चारों का जिक्र हो गया ABCD का। अगर 122 नो दे दिया आपने तो फिर आपको सेपरेट नोटिस की ज़रूरत नहीं है, फिर अलीहदगी की वो सेपरेट नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो ऑफर्स वो एक्सप्लेनेशन में हमने भी पढ़ा है कि वो जब तक वो नोटिस नहीं देगा वो कैसे उसको रिबट करेगा या उसको कैसे कन्फ्रंट कराएगा। तो उसके बाद ये मिलर ट्रैक्टर की जजमेंट आ गई थी, इससे पहले लेट बशीर की आई थी, वो 2021 मेरा ख्याल है, उसकी साइटेशन अगर नोट इधर हुई है, हाँ हुई है 2021 SCMR 1290, हाँ ये है, ये साइटेशन है लेट बशीर की। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई थी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेपरेट नोटिस देना ज़रूरी है तो वो कल्मिनेट करेंगे इनटू ऑर्डर, एक सेपरेट ऑर्डर भी पास होगा इनटू राइटिंग में पास होगा। और लास्ट में ये कह दिया कि अगर सेपरेट नोटिस दे भी सकते हैं तो वो भी ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन रह गई थी, जिसकी वजह से वो डिपार्टमेंट के पास जब हम जाते थे तो वो कह रहे हैं कि इसको ज़रा गौर से पढ़े, ऊपर सेपरेट नोटिस का जिक्र तो है, ऑर्डर का भी जिक्र नीचे कह रहे हैं कि आप इकट्ठा भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है मिलर ट्रैक्टर की जो जजमेंट आई है उसमें क्लियर कट कर दिया है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि 2021 में जो फाइनेंस एक्ट ने इसकी इंसर्शन की है ना 122(9) की, अगर इससे पहले के केसेज हैं तो फिर सेपरेट नोटिस रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है।
लेकिन अगर एक्सपेलिनेशन के बाद के केसेस हैं तो फिर आप इकट्ठे भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने 111 को फर्स्ट कंक्लूड करना है, उसको पहले कंक्लूड करके ऑर्डर इन राइटिंग में लेना है और उसके बाद देन प्रोसीड टू 122.5, फिर आपने इसको 122.5 की उसकी जो है वो प्रोसीडिंग करनी है। तो थैंक यू वेरी मच जनाब। थैंक यू वेरी मच। A keynote speaker Ana Mohammad Asif Saab, Chairman Taxation Law Academy Education Committee, for such a wonderful presentation. Now I would like to welcome who join a seminar Irfan Haider Shah Saab, Joint Secretary Pakistan Tax Bar Association, Malik Tahir Awan Saab, Fahad Azhar Bhatt Saab, Amir Hanif Saab, Executive Member Law Tax Bar Association. Chief guest Commissioner Appeal Mia Majid Hayat Saab have been gracious to join us this afternoon. Sir, please come on dais and say a few words, please. मोहतरम कमर साहब, खुरम भट्ट साहब, नदीम भट्ट साहब, जाहिद साहब और टैक्स बार के मुअज़्ज़ज़ साथियों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और मिल बैठने का मौका फ़राहम किया और इट वाज़ रियली एन लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए बज़ात खुद एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं आप जैसे इल्म दोस्त और माहिर वकला के बीच में बैठा हूँ और आपने मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। और राना साहब और अनासिफ साहब की बातें सुनने के बाद तो इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि मैं कुछ कहूँ या कुछ एडिशन करूँ। ये तो सूरज को चिराग दिखाने के मुझसे के बराबर है कि मैं कुछ यहाँ पर अब 111 के ऊपर कुछ बातचीत करूँ इतने काबिल और माहिर दोस्तों की मौजूदगी में। लिहाजा मैं सिर्फ इस हवाले से सिर्फ चंद एक गुजारिशात, ये प्रैक्टिकल जो इश्यूज़ हैं वो मैं आपकी गुजारिश आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक जैसे खुरम भट्ट साहब ने कहा, मेरी नज़र में भी जो राइट ऑफ अपील है वो हर एक का मौजूद रहना चाहिए और उसके अंदर कंडोनेशन जो है वो उसको भी हमें वैसे ही देखना चाहिए, स्ट्रेट आउटराइटली उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ना ही आज तक मेरे नज़र में तो ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी को कंडोनेशन की बेस पे किसी की अपील को रद्द किया हो और उसकी हम बात भी सुनती हैं और उसमें वैलिड रीजंस भी होते हैं। जैसे अक्सर हमारे जो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे केसेस हमारे एक्स पार्टी आ रहे हैं हमारे पास, बहुत बड़ी परसेंटेज है ऐसी केसेस की। तो उस हवाले से हमारे पास किसी को कंडम एंड हर्ड करना बहुत मुश्किल है, रादर इट्स इम्पॉसिबल। दूसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो अभी आज एक बहुत केस डिस्कस हो रहा है जी मिल्लत ट्रैक्टर्स का, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी अहम मौजू जो हैं अपने डिस्कशन अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाए हैं, जिसमें एक है मेयर इंफॉर्मेशन और एक है डेफिनेट इंफॉर्मेशन। उसको उन्होंने बड़ा एलेबोरेटली उसको डिस्कस किया है। तो लिहाजा ये भी एक तशनगी जो है वो उन्होंने उसको ख़त्म किया है कि मेयर डेफिनेशन इज़ नॉट एन इंफॉर्मेशन, यू हैव टू रिलाई ऑन डेफिनेट इंफॉर्मेशन। एक ये बात उन्होंने बहुत खूबसूरत की बीच में, बसाइड सो मैनी अदर थिंग्स। एक उन्होंने ये अच्छी मुझे जो लगी एक बात उसमें खूबसूरत बात लगी, वो थी विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। वो कहते हैं कि ये जो हम लोग सीधा स्ट्रेट आउटराइटली हम 122(9) का नोटिस देकर और प्रोसीडिंग्स को साथ स्टार्ट करते ही उस तमाम रास्ते बंद कर देते थे। ये बेसिकली हम टैक्स पेयर के राइट्स को सल्ब कर रहे थे। अगर और इससे हमारा हो ये रहा था कि एक फ्रिवलस किस्म की लिटिगेशन स्टार्ट हो रही थी और हमारा रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। इस वक्त अगर हम 111, उससे पहले जब व्हेन आई वाज असेसिंग ऑफिसर, हमारे लिए तो बाइंडिंग होता था जी कि पुराने ऑर्डिनेंस में 61 का नोटिस था, अब जो था वो 176 आ गया था, उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुके हैं। मेरे तो नज़र में उसको भी अहमियत देनी चाहिए, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको भी हम कंक्लूड करें। 111 की ये जो प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत पड़ी है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की, शायद ज़रूरत इसीलिए पड़ी है कि हमने वो जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स हम टैक्स पेयर्स को तसहीह करने की, रिवीजन ऑफ रिटर्न करने की जो उसको मौका था वो ख़त्म कर देते थे, और ताकि उसी मौके पर अगर हमें रेवेन्यू आ जाए तो अनड्यू लिटिगेशन से भी बचा जा सकता था और रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी खातर खा इजाफा हो सकता है।
तो एक तो ये मेरा इस हवाले से एक छोटी सी गुजारिश है जो कि मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकल इश्यूज़। बाकी जो लीगल इश्यूज़ है उसमें मैं आपकी जसारत नहीं कर सकता उसमें एंटर होने की। और इसी तरह से अगर हम लोग ये अब एक चीज़ और भी मेरे नज़र में, अगर आप सब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी रिकमेंडेशंस भी देते हैं, अब हमारे ऑफिसर्स को अक्सर ये जो एक्सप्लेनेशन का इशू आ रहा है जी, हमारे सब्सटेंटिव लॉ में अब बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो हमारे केस लॉ से जो कि फाइनलिटी एक्ख्तियार कर चुके हैं उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते। अब हमें ये भी एक एक्सरसाइज किसी वक्त करनी चाहिए कि हमारे जो सब्सटेंटिव लॉ की शिकें अब हैं वो हमारे केस लॉ जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं उनके साथ वो मुताबिकत रखें, ताकि हमारे जो यूनिट लेवल पे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वहाँ पर किसी किस्म के डिस्प्यूट्स कम से कम होते चले जाएं। और एक आप सबके इजाज़त है एक बात पे और भी यहाँ पे अपने दिल की बात एक करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा कानून बहुत पेचीदा होता जा रहा है। ये बनाया गया है एक आम आदमी के लिए, और मैंने यहाँ पे देखे सवाल जो सवालात भी उठाए गए वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स थे। एक वो 121 का ऑर्डर का हवाले से था, एक पर्सनल एक्सपेंसेस के हवाले से था। ये यकीनन इंडिविजुअल के इश्यूज़ थे। तो इंडिविजुअल हमारा कौन है जो कि 45% लिटरेसी रेट वाला आदमी है? वो सारे जो हैं जी खुरम भट्ट साहब जैसे और कमर साहब जैसे और नदीम भट्ट साहब जैसे काबिल और माहिर लोग नहीं हैं। मेरी नज़र में ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है, सेल्स टैक्स एक्ट जो है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर लागू होने वाला कानून है और इसको आसान होना चाहिए, इसको आम फहम होना चाहिए, तभी इसकी वॉलंटरी कंप्लायंस के थ्रू ही टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जा सकती है। इन्फोर्समेंट के थ्रू आप कितनी को बढ़ा लेंगे? यहाँ माजी में आज हमारे भी बाल अब ख़त्म हो गए हैं, तो ये कितनी को हमने बढ़ा ली है? ये वॉलंटरी कंप्लायंस तब होगी जब आम फहम होगा। ये मेरी आप सब साथियों के साथ एक गुजारिश, अगर इसके ऊपर आप कोई कुछ हिकमत अमली बना सकें, कुछ इसको आसान बनाने के हवाले से, तो इस हवाले से। और मैं अगेन ये आप सब का बहुत ममनून हूँ कि आप सब ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं दिल की अता गहराइयों से आप सब का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और अपने साथ बैठने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़। थैंक यू वेरी मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद जाहिद साहब से सर काइंडली आप स्टेज पे आए और वोट ऑफ थैंक्स। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। आज का जो सेमिनार था 111 के ऊपर, उसमें काफ़ी माशाल्लाह से डिटेल डिस्कशन हुई है। उसमें मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे आज के स्पीकर राना आसिफ साहब का और खुरम शहबाज भट्ट साहब का, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन, जो उन्होंने अपनी इनपुट दी, और स्पेशली हमारे आज के जो चीफ़ गेस्ट हैं मियां माजिद हयात साहब, कमिश्नर अपील्स, सर आप सबका, और स्पेशली पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने इतनी पेशेंस से और इतनी देर से हमको सुना भी और अपने व्यूज़ भी दिए, क्वेश्चन भी किए। आप सब के आने का बहुत शुक्रिया सर।